हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप? आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आई गॉट टाइम जस्ट लाइक फॉर यू एंड आई क्रिएटेड ए ऐप फॉर यू that is actually in React. So this is very small to do app. I have not done so much on that, but I have started for you the basic things so you can have some understanding on that. तो एक छोटी सी ऐप है जिसमें मैं कैटेगरीज ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे कैटेगरीज को, जो भी कैटेगरी ऐड हो रही है लिस्ट में, वो हम यहाँ अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे। ठीक है। तो एक क्रड टाइप का ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं हम लोग, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। और इसमें कैटेगरी का नाम जो भी हम इंसर्ट करते हैं उसके साथ हम एक एक्टिव करके चेक बॉक्स लगा रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ स्टेटस में चेक दिख रहा है। ठीक है, तो ये पहले मैं करके दिखाऊंगा आपको कि क्रड कैसे चल रहा है, फिर आपको कोड बेस में ले जाऊंगा, वन बाय वन चीजों को बताऊंगा। इसमें मैंने क्या क्या चीजें एनपीएम के थ्रू डाला है, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज डाली है, वो मैं पहले बता दूं। मैंने इस छोटी सी ऐप में बूट स्ट्रैप इंस्टॉल किया है। तो आप बूट स्ट्रैप के लिए एनपीएम बूट स्ट्रैप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा बूट स्ट्रैप एनपीएम। तो ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप सर्च पैकेजेस सर्च कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट यहाँ मिल सकता है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप ये यूज किया है, और मैं अभी कोड बेस में भी दिखा दूंगा आपको बूटस्ट्रैप। मैंने इसमें रिएक्ट के आइकन्स डाले हैं। ठीक है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और इसके अलावा मैंने जेसन सर्वर डाला है, जिसमें क्या होता है कि गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सारी एपीआई जो कॉल होती है, मैं जेसन सर्वर भी कनेक्ट किया है मैंने इसमें। तो बहुत मतलब छोटी ऐप है, बट मैंने सारी चीजें यूज कर लिया है इसमें। बट और भी चीजें यूज करूंगा, मैं वन बाय वन बताऊंगा मैं। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो, आप लोग इंटरेस्ट आप लोग का बना रहे, इसलिए मैंने एक इंटरफेस यहाँ दिखाया अभी। उसके बाद मैं आपको कोड बेस में बताऊंगा क्या क्या डिपेंडेंसीज मैंने डाली है। अभी के लिए बूटस्ट्रैप मैंने बताया, और आइकन्स और टोस्टिफाई मैसेजेस के लिए जैसे मैं ये ऐप चला के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एंट्री की, ठीक है, टेस्टिंग मैंने डाला, एक्टिव रखा, इसको सबमिट किया। तो देखिए यहाँ पे एक टोस्टिफाई एनपीएम का पैकेज है। तो आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये देखिए मैसेज आ जाता है। ठीक है, और 3 सेकंड बाद मैसेज अपने आप ही चला जाएगा। ये हमारे पास डेटा इंसर्ट हो गया फोर्थ नंबर पे। इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक्टिव हटा दिया यहाँ से, तो आप देख रहे हैं यहाँ क्रॉस हो गया और एक मैसेज आ गया, कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुली। इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ रिकॉर्ड को, डिलीट हो गया। डिलीट के बाद एक मैसेज यहाँ पे पॉपुलेट हो गया। तो आप देख रहे हैं एक छोटी सी ऐप है, एक छोटा सा क्रड है, जिसमें आप सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। चलिए चलते हैं कोड बेस में, मैं एक एक चीज बताता हूँ। पहले पैकेज पे जाता हूँ। पैकेज में मैं आपको दिखा दूं, रिएक्ट टोस्टिफाई करके है। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसको आप देखकर टाइप कर लीजिएगा या कहीं नोट कर लीजिएगा। रिएक्ट टोस्टिफाई कैसे डालते हैं? एनपीएम इंस्टॉल, कोई भी हमें ऐड करना होता है, एनपीएम इंस्टॉल यही वाली कमांड होती है, एनपीएम आई, केवल आई आप प्रेस कर दीजिए, उसके बाद उस डिपेंडेंसी का नाम डालिए और आप रन करा दीजिए, आपके सिस्टम में रन हो जाएगा। तो देखिए रिएक्ट टोस्टिफाई मैंने ऐड किया है। कैसे यूज की करूंगा मैं वो भी बताऊंगा वन बाय वन करके। बूट स्ट्रैप मैंने डाला है, और जेसन सर्वर मैंने डाला है। ये तीन डिपेंडेंसी इस वाली ऐप के लिए इंपॉर्टेंट थी, मैंने डाल दी है। और भी अगर जरूरत होगी तो हम उसको डालते रहेंगे। एक्सियोस मैंने डाला है यहाँ पे, एपीआईज को एपीआईज को कॉल करने के लिए। ये भी थर्ड पार्टी, एक्सियोस भी थर्ड पार्टी है। ठीक है, थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी है। रिएक्ट के आइकन्स मैंने यहाँ यूज किए हैं। तो कौन कौन सी हो गई? एक एक्सियोस हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, जेसन सर्वर हो गया, रिएक्ट आइकन्स हो गए। 1 2 3 4, ठीक है, एंड 5।
5 डिपेंडेंसीज मैंने इस वाली ऐप में डाल दी है। ठीक है, तो हम चलते हैं कोड में। आप ये देखिए, ये ऐप मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे चल रहा है। इसमें कोई भी एंट्री मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से कोई भी एंट्री का डेटा मैं अपडेट कर सकता हूँ। अपडेट होने के बाद लिस्ट अपने आप ही देखिए यहाँ पे रिफ्रेश होके लिस्ट लग जाती है। और आप एक चीज और देख रहे होंगे, जैसे ही मैं ऐड कर रहा हूँ आप देख रहे होंगे ये बटन भी चेंज हो जाता है। जैसे मैं ऐड करता हूँ देखिए बटन चेंज हो गया और डेटा यहाँ पॉपुलेट हो गया कंट्रोल के अंदर। मैंने इसमें कुछ अपडेट किया, जैसे ही मैं अपडेट करूंगा फिर से वो स्टेट चेंज करके अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। बहुत बड़ा काम नहीं किया है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दो फाइल्स मैंने बनाई है, एक कैटेगरी, एक कैटेगरी लिस्ट। कैटेगरी वाला कंपोनेंट मैंने फंक्शनल कंपोनेंट बनाया है जिसकी एंट्री मैंने ऐप डॉट जेएस में कर दी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं वो आप देखिएगा। जब आप बूट स्ट्रैप, ऐड बूट स्ट्रैप की मैंने एक वीडियो बनाई, आप देखिएगा उसको। बूट स्ट्रैप जब आप ऐड करते हैं तो इंडेक्स वाले में उसकी एंट्री करनी पड़ती है। ये देखिए मैंने एंट्री किया है सीएसएस की। ठीक है, तो ये रहा बूटस्ट्रैप का पार्ट। फिर आगे हम चलते हैं। दो फाइल्स मैंने क्रिएट की है, एक है कैटेगरी, दूसरा है कैटेगरी लिस्ट। कैटेगरी में क्या है, मैं वन बाय वन ऊपर से चलता हूँ, आपको बताते चलता हूँ, बहुत आसान है। और ये फाइल मैं गिटहब पे डाल दूंगा और आप लोग इसको देख सकते हैं, कोड मेरा चेक कर सकते हैं। इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको वन बाय वन टाइप करूँ क्योंकि बहुत सी डिपेंडेंसीज भी हैं वो, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। बट मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आप कोड बेस चेक कर लीजिएगा। अगर आपको उसमें और भी मॉडिफिकेशंस वगैरह ऐड ऑन करना है तो आप ऐड ऑन करके उसका यूज कर सकते हैं इसकी हेल्प से। टोस्टिफाई जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये दोनों इंपोर्ट करने पड़ते हैं डिपेंडेंसी, ये चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। ये दोनों, एक सीएसएस की फाइल और एक टोस्टिफाई की, ये डिपेंडेंसी इंपोर्ट करनी पड़ती है। जैसे टोस्ट कंटेनर और टोस्ट कंटेनर का यूज क्या होता है, जहां पे मुझे मैसेज दिखाना है, जिस जगह पे मुझे मैसेज दिखाना है उस कंटेनर के पास में मैसेजेस आने लगते हैं। तो टोस्ट कंटेनर में आप पोजीशन, थीम, डार्क अभी आ रहा ब्लैक कलर में, आप देख रहे होंगे मैसेज आ रहा। ऑटो क्लोज अपने आप 2 सेकंड बाद क्लोज हो जाता है। ठीक है, हाइट प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस बार मैंने हाइड कर रखा है। ठीक है, न्यू न्यू ऑन टॉप अप ऐसे करके स्टाइल्स कुछ देनी है इसमें कस्टम, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, और जब मैसेज दिखाना होता है, देखिए मैसेज मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये देखिए, टू डॉट, टोस्ट इज एन ऑब्जेक्ट, और डॉट, सक्सेस मैसेज, एरर मैसेज, ठीक है, वार्निंग, वो सारी चीजें देखिए। सक्सेस मैंने लिया है यहाँ पे 2 मैसेज, और सक्सेस के अंदर आप यहाँ पे अपना मैसेज, कस्टमाइज मैसेज कुछ भी टाइप कर सकते हैं। दिखाता हूं मैं वन बाय वन। मैंने कुछ चीजें यहाँ इनिशियल वैल्यू ले रखी है, कैटेगरी फॉर्म लिया है और एक सेट कैटेगरी लिया है। यूज स्टेट के बारे में मैंने बताया था आपको, वही सारी चीजें मैंने इसमें कुछ भी नया नहीं किया है। वही सारी चीजें जो नया किया है मैंने, मैं बता दूंगा। बट इसमें बेसिक सब वही है। यूज स्टेट के बारे में मैंने बता रखा है आपको, आप देखिएगा। यूज स्टेट में मैंने कौन कौन सी चीज ली है, कैटेगरी और सेट कैटेगरी, मतलब हमारे हमारे फॉर्म का डेटा है वो हमारे पास में इनिशियल मैंने वैल्यू ले रखी है फॉर्म की। ठीक है, तो इनिशियल में मैंने आईडी नल ले रखी, कैटेगरी ब्लैंक है और एक्टिव जो है वो ट्रू ले रखा है। तो आप देखे होंगे कि जैसे ही मैं कोई नया ऐड करता हूँ कैटेगरी, तो ये एक्टिव हमारे पास में ट्रू आता है, ये देखिए चेक आता है। ठीक है, तो इसलिए एक्टिव यहाँ पे ट्रू है। उसके बाद एरर्स, मैंने वैलिडेशन भी इसमें लगा रखे हैं, दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखिए कैटेगरी रिक्वायर्ड, अगर किसी बंदे ने दो टाइप किया 2 बार तो यहाँ पे मैसेज चेंज हो जाता है, कैटेगरी लेंथ शुड नॉट बी लेस देन 3। तो आप देख पा रहे हैं ये वैलिडेशन भी इसमें मैंने कर रखा है। स्टोर वैल्यूज, जब हमारे पास वैल्यूज आएंगी, फॉर्म से डेटा आएगा, तो मैंने एक यहाँ पे एक स्टेट ले रखा है स्टोर वैल्यूज का। सबमिट हो रहा है, सबमिट का स्टेटस लिया है। एडिट हो रहा है, एडिट का लिया है। और एक रीलोड का लिया है। रीलोड मीन्स जब मेरा डेटा यहाँ से सेव होगा, वो सेव होने के बाद हमारी लिस्ट अपडेट होगी, उसके लिए मैंने यहाँ पे रीलोड ले रखा है।
इनिशियली आई हैव टेकन फॉल्स वैल्यूज। अब देखिए, जब हमारे पास इनपुट डेटा जाता है तो एक दो टाइप के हैं। एक तो चेक बॉक्स है, तो चेक बॉक्स का टाइप मुझे यहाँ चेक करना पड़ता है। उसके बाद सेट कैटेगरी फॉर्म जो मैंने यहाँ लिया है, उसके अंदर क्या है, जो भी कैटेगरी फॉर्म का डेटा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने चेक बॉक्स का डेटा लिया और उस डेटा को मैंने क्या किया, और मैंने यहाँ देखिए फॉर्म में कैसे लिया। फॉर्म जब भी लेंगे, फॉर्म दिखाता हूँ मैं आपको। फॉर्म डेटा कैसे यहाँ से जाएगा, इनपुट टाइप है टेक्स्ट, वैल्यू है कैटेगरी फॉर्म डॉट कैटेगरी, ठीक है। नेम इसका है कैटेगरी, नेम आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। ये ग्लोबल तरीका मैंने यहाँ पे लिया है, मतलब आप कितनी भी फॉर्म की फील्ड हो, इसी कलेक्शन, अगर ये चूंकि टाइप था चेकबॉक्स तो मैंने इसको इफ कंडीशन में ले लिया है। अगर टाइप हमारा चेकबॉक्स होगा तो यहाँ पे ऐड होगा, एल्स में जितने भी टाइप होंगे वो यहाँ ऐड हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ मैंने इस तरह से लिया है। तो आपके पास फॉर्म का कंट्रोल ये है, ऑन चेंज, जैसे ही मैं चेंज करता हूँ हैंडल चेंज, हैंडल चेंज वही फंक्शन को, ऊपर वाले फंक्शन को कॉल करता है ये, ठीक है। हैंडल चेंज हमारा ये वाला फंक्शन कॉल करता है। इवेंट आता है, इवेंट से हम टाइप निकाल लेते हैं, टाइप से हम जो भी हमारे पास फॉर्म का डेटा है उसका नेम, हमारे पास की वैल्यू पेयर मींस नेम और उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमारी असाइन हो जाती है, कोई भी फॉर्म की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत आसान तरीके से मैंने चीजें किया है। एरर्स अगर हमारे आते हैं कैटेगरी के अंदर तो ये देखिए एरर मैंने ऐसे प्रिंट करा दिया है। एरर्स का हम मैंने एक यहाँ पे बताता हूँ, ये देखिए वैलिडेट करके एक फंक्शन बनाया है। उसमें क्या होता है कि एक एरर मैं लेता हूँ ऑब्जेक्ट ब्लैंक, उसके अंदर वैल्यूज चेक कराता हूँ। अगर कोई वैल्यू नहीं है तो क्या करता हूँ, यहाँ पे कैटेगरी के अंदर एरर्स जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर डॉट कैटेगरी कर दिया, ठीक है, एक की बना दिया। तो एरर्स के अंदर ये ऑब्जेक्ट हमारा हो गया डॉट कैटेगरी से कैटेगरी। उसके बाद अगर ये ठीक है, इसके बाद अगर ये वैल्यू है यहाँ पे तब तो ठीक है, नहीं है तो ये मैं असाइन कर रहा हूँ। अगर वैल्यू है लेकिन लेंथ उसकी कम है 3 से, तो उस केस में हमारे पास ये आता है, लास्ट में मैंने इसको रिटर्न करा दिया है। बहुत सिंपल सा फंक्शन बना दिया है। जब हम डेटा ले लेते हैं यहाँ से ऑन चेंज से, हमारे पास फॉर्म के अंदर डेटा आ चुका है, तब हम क्या करते हैं, सबमिट कराते हैं। तो जब भी सबमिट होगा तो पहले एरर चेक होगा, फॉर्म में एरर आ रही है कि नहीं। वैलिडेट फंक्शन क्या करेगा, कैटेगरी फॉर्म को उठाएगा, जो कैटेगरी फॉर्म के अंदर वैल्यूज हैं इस फॉर्मेट में, आईडी, कैटेगरी और एक्टिव फॉर्मेट में, ये वैल्यूज उठाएगा यहाँ से, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, वैल्यूज उठाएगा और चेक करेगा ये, उसके बाद रिटर्न करके सेट एरर्स के अंदर दे देगा। सेट एरर्स हमारे पास में, ये देखिए सेट एरर्स हमारे पास में एक स्टेटस लिया मैंने। तो एरर्स जिसके अंदर एरर्स आता है, अब ये मान लीजिए सेट एरर्स के अंदर वैल्यू आए, शुरू में तो ब्लैंक था ये ऑब्जेक्ट, अगर एरर्स के अंदर वैल्यू आई सेट एरर्स करने के बाद में, तो एरर्स ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू आ गई। जब एरर्स ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू आ गई तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये चीजें चेक की हैं। यूज इफेक्ट यानी एरर्स हमारे पास में, एरर के अंदर मतलब एरर ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा आया तो यूज इफेक्ट क्या करता है कि जैसे ही डेटा उसको मिला उसके बाद ये चेक कर रहा है कि क्या, अगर हमारे पास में एरर्स का लेंथ यानी एरर नहीं है और सबमिट हो रहा है तो मैं डेटा यहाँ पे देखिए सबमिट करा देता हूँ, ठीक। तो यहाँ चेक, यहाँ पे फॉल्स कर दिया, इस सबमिट फॉल्स, जैसे ही सबमिट हुआ इसको फॉल्स कर दिया मैंने इसका स्टेटस। पोस्ट कैटेगरी एक फंक्शन है, ये देखिए ये कहाँ से आ रही है, पोस्ट कैटेगरी मेरी सर्विसेज नाम के फाइल से आ रही है। अब सर्विसेज क्या है ये देखिए, मैं एक बार में बता देता हूँ। मैंने एक टू डू यूआरएल कांस्टेंट लिया, फिर पेज यूआरएल लिया कैटेगरी। अभी मैं, आप यहाँ देखेंगे ये एक मैं कमांड है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, इसमें पैड में लिख के दिखा देता हूँ मैं। क्या कमांड का नाम है मैं बता देता हूँ यहाँ से। देखिए इसमें क्या होता है, जब मैं जेसन सर्वर डाला हूं तो एक सर्वर भी आपका अप होना चाहिए, चलना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये सर्वर जब जब मैं चीजें चेंज कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ,
फॉर एग्जाम्पल अगर पोस्ट कर रहा हूँ कैटेगरी, अगर मैं कैटेगरी यहाँ से क्या कैटेगरी, सिंगल कैटेगरी यहाँ से अपडेट करा रहा हूँ या डिलीट करा रहा हूँ या गेट करा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, ये सारे के बेसिस पे हमारे पास ये सारे के बेसिस पे रिक्वेस्ट यहाँ जा रही है। ये देखिए, ये एक तरह का सर्वर बनाता है जेसन सर्वर। तो ये वाली जो डिपेंडेंसी थी जेसन सर्वर की, ये वाली ये जो डिपेंडेंसी मैंने डाला, उसी की वजह से यहाँ पे एक मैं दो टर्मिनल देखे यहाँ ओपन है। एक टर्मिनल क्या कर रहा है, रिएक्ट को रन कर रहा है, दूसरा टर्मिनल क्या कर रहा है, हमारे सर्वर को रन कर रहा है। मैं दिखाता हूँ क्या कमांड होगी। कमांड होता है जेसन सर्वर, जेसन हाइफन सर्वर, और वॉच कर रहा हूं मैं। वॉच में क्या है, हाइफन हाइफन WATCH वॉच। कौन सा, जब आप ये कमांड रन करेंगे इंस्टॉल करने के बाद में जेसन सर्वर इंस्टॉल, तो ये वाले कमांड रन करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आप जो भी जेसन फाइल का नाम देंगे वो अपने आप उसी नाम की फाइल बन जाएगी। तो आप देखिए यहाँ जब भी मैं कोई डेटा एंट्री करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक डेटा लिया ऐसे, ठीक है, और सबमिट किया, ये देखिए डेटा हमारा इंसर्ट हो गया, और वैसे ही इमीडिएटली ये देखिए जेसन भी अपडेट हो जाता है। जेसन में ऑटोमेटिक आईडी के साथ में जो वैल्यूज मैंने डाली थी फॉर्म से, एक्टिव के साथ में यहाँ पे डेटा अपने आप आ जाता है, क्योंकि ये सर्वर रन कर रहा है। सर्वर को रन करने के लिए क्या है, वॉच। अब आप, मैंने दिया अपनी फाइल का नाम टू डू, आप जो भी आप देख लीजिए, जैसा आपको अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट के हिसाब से लगेगा वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, जेसन, जेसन सर्वर वॉच टू डू, उसके बाद हाइफन हाइफन किस पोर्ट पे चलाना है। मेरा पोर्ट इस समय 3030 है, मैंने इस पोर्ट पे ये आपको कमांड रन करना है। ठीक है, तो देखिए 3030 पे ये रन कर रहा है। और इसमें भी मैंने क्या किया, 3030 को कॉन्स्ट ले लिया, फिर एक कैटेगरी जो मेरा एक्चुअल में, आप अगर ये जेसन देखेंगे तो देखिए ये कैटेगरी के बेस पे बन रहा है। ठीक है, तो कैटेगरी मेरा एक तरह का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसका की क्या है, कैटेगरी। तो मैं यहाँ से क्या रखा हूँ, कैटेगरी पेज है मेरा, इसीलिए मैंने यहाँ कैटेगरी रखा है। गेट कैटेगरी से आप गेट कर लेते हैं। कैसे लगाया, एक्सियोस, एक्सियोस मैंने जो इंस्टॉल किया वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। सिंपल सा, ये देखते रहिए मेरी वीडियो और आप इसको कर सकते हैं साथ में। गेट कैटेगरी नाम का है, एसिंक अवेट लगा रखा है मैंने इसमें। ठीक है, प्रॉमिस के लिए एक्सियोस डॉट गेट पेज यूआरएल, जो भी पेज फाइनल यूआरएल था इसमें मैंने गेट कर लिया और इसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास में रिटर्न हो जाता है। तो इसी तरह से पोस्ट का मैंने किया है, डेटा हमारे पास आता है, पेज का यूआरएल मिलता है और पोस्ट कर देते हैं। फिर अपडेट करना हो तो डेटा और आईडी, क्योंकि पर्टिकुलर आईडी के बेस पे ही अपडेट होगा, तो पेज का यूआरएल, और यहाँ पे मैंने ये देखिए आपको लगा के इस तरह से ES6 का फीचर इसमें लग, डेटा हमारे पास मिल जाएगा और उसके बाद सिंगल कैटेगरी हमारी अपडेट हो जाएगी। इसी तरह सिंगल कैटेगरी डिलीट करने के लिए आईडी के बेस पे डिलीट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास में जब हम पर्टिकुलर कैटेगरी को रिलोड करा रहे हैं, तो देखिए मैंने यूज इफेक्ट इज रीलोड करके एक मैंने लिया यहाँ पे। जैसे ही हमारे पास में कैटेगरी का डेटा आएगा, और इज रीलोड कब काम करेगा, इज रीलोड मेरा स्टार्टिंग में तो फॉल्स है, लेकिन जैसे ही मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल यहाँ ये डेटा हमारा सबमिट हो रहा है, तो मैंने क्या किया, इज रीलोड को ट्रू मार दिया यहाँ पे। ठीक है, ट्रू सेट कर दिया। उसी तरह से जब मेरा डेटा अपडेट हो रहा है तो मैं इस रीलोड को यहाँ पे ट्रू कर दे रहा हूँ। जब मेरा डेटा डिलीट होगा, ये देखिए यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, इस रीलोड को मैंने ट्रू कर दिया। तो एवरी टाइम जब जब कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, आइदर इट इज डिलीट, अपडेट, पोस्ट, क्या उसके उस केस में क्या हो रहा है, ये जो डिपेंडेंसी एरे, इसके यूज इफेक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, इनके इनके बारे में थोड़ा मुझे टाइम कम मिल रहा है अभी, बट मैं यूज इफेक्ट के बारे में बताऊंगा आपको। डिपेंडेंसी एक एरे है, जब जब हमारे पास में ये डिपेंडेंसी एरे के अंदर कोई भी बुलियन वैल्यू, कोई भी वैल्यू जब जब हमारे पास में चेंज होगी, तब तक ये गेट कैटेगरी हमारा रीलोड होगा, तब तक ये गेट कैटेगरी फंक्शन हमारा कॉल होगा, और कॉल होने के बाद में हमारे पास डेटा की लिस्ट हमारे पास बन जाएगी। तो जब जब मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, चाहे मैं डिलीट करूंगा, ये देखिए हमारे पास में उसी रीलोड
की वजह से, डिपेंडेंसी की वजह से ये हमारे पास में डेटा आता है। कैसे? ये वाली फाइल थी, इस फाइल को मैंने सारे फंक्शंस को देखे एक्सपोर्ट कर रखा है मैंने। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने कॉमा सेपरेटेड इंपोर्ट कर लिया सिंगल फाइल से। ये देखिए सारे फंक्शन, गेट, पोस्ट, अपडेट, डिलीट, सबको। और एक एक करके मैं सारे चल, पहले यूज इफेक्ट के बेसिस पे, डिपेंडेंसी के बेसिस पे मैंने गेट कर रहा हूँ तो लिस्ट हमारी मिल जा रही है। यहाँ देखिए मैं पोस्ट कर रहा हूँ, ये देखिए पोस्ट कैटेगरी है, ये वाला फंक्शन देखिए पोस्ट कैटेगरी का। और उसके बाद नीचे मैं इसके बेस पे, यानी अगर इस एडिटेड मतलब एडिट करने जा रहा हूं मैं, उस केस में हमारे पास में ये अपडेट वाला चल रहा है। अपडेट में फॉर्म का जो डेटा था और जो आईडी है, करंट आईडी मेरे पास में फॉर्म की, ठीक है, जिसको मैं अपडेट करने जा रहा हूँ, ये देखिए कैटेगरी डॉट फॉर्म लिया मैंने, जिसको मैं अपडेट करने जा रहा हूँ इसके अंदर ये चीज अवेलेबल। अब कैसे अवेलेबल होती है बताता हूँ। मेरे पास दूसरी फाइल है, वो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है, ये देखिए दिखाता हूँ मैं आपको क्लियर इसका। ये देखिए ये चाइल्ड कंपोनेंट है, इसके अंदर क्या भेज रहा हूँ, स्टोर वैल्यूज, यानी कि जब मेरा फॉर्म का सारा डेटा है वो मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ लूप आउट करने के लिए, मींस इसको शो करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस प्रॉप्स के अंदर डेटा ला रहा हूं मैं यहाँ से। ये देखिए सारा जो भी स्टोर वैल्यूज है उसका डेटा मैं यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ। पहले मैंने प्रॉप्स लिया, प्रॉप्स डॉट स्टोर वैल्यूज लिया, मैप कराया, ये सब मैं बता चुका हूँ, आप देखिएगा एक वीडियो में मैंने बताया है। फिर उससे कैटेगरी निकाली, फिर एक्टिव निकाला, फिर देखिए यहाँ आइकन मैंने लगाया है, ठीक है, एक्टिव और इनएक्टिव दोनों के आइकन यहाँ मैंने लगा रखे हैं। आइकन्स के लिए मैंने यहाँ पे देखिए सारे आइकन्स इंपोर्ट किए हैं। कहाँ से? रिएक्ट डॉट आइकन से। ठीक है, तो आप रिएक्ट डॉट आइकन जब इंस्टॉल करेंगे तो इन तरह के आइकन्स आपको मिल जाएंगे। रिएक्ट आइकन्स यहाँ सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे सर्च करेंगे डिपेंडेंसी, आपको मिल जाएगा रिएक्ट आइकन्स। ये देखिए ये वाली डिपेंडेंसी आपको डालनी है, npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन्स। उसके बाद आप यहाँ से यूज कर पाएंगे। इसमें बताया है कि जिस तरह का आपको डेटा चाहिए। मुझे क्या यहाँ चाहिए था एक्चुअली में, ये वाला एडिट का आइकन चाहिए था, पेंसिल वाला, और डिलीट का ये ट्रैश वाला। ठीक है, तो मैं इसलिए उस उन आइकन्स को ले लिया। आप इसकी वेबसाइट पे भी जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ दे रखा है इसमें, बहुत अच्छे से समझाया इसको। तो आप npm.js.com में जो भी डिपेंडेंसी के बारे में जानना हो आप सर्च करिए और आपको मिल जाएगा। यहाँ से सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें ये मैंने आइकन्स डाल रखे हैं। ये मैंने एक टीआर के अंदर मैंने एक कॉलम बना लिया कैटेगरी स्टेटस एक्शंस का। उसके बाद मेरे पास जो डेटा आ रहा है उसके बेस पे यहाँ जनरेट हो रहा है। और जब हम एडिट करते देखिए तो क्या होता है, मैंने पूरा ऑब्जेक्ट भेजा हुआ है जो हमारे पास स्टोर वैल्यू से मैप होके एक सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा था, उससे मैंने एडिट, हर एक रो का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो उस ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, कैटेगरी वाले में भेज रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से, सॉरी, कॉल कर रहा हूँ एडिट रो से। एडिट रो के अंदर गया तो ये प्रॉप्स से क्या कर रहा है, ये प्रॉप्स से हमारे पास में, यानी ये सिंक्रोनाइज्ड है एडिट रो। तो एडिट रो है कहाँ पे, ये देखिए एडिट रो मेरा यहाँ पे है। ये देखिए एडिट रो, हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया क्योंकि इसने यहाँ से सिंक्रोनाइज कर रखा है प्रॉप्स डॉट एडिट रो कैटेगरी। तो क्या हो रहा है, जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ ये फंक्शन ट्रिगर हो जा रहा है मेरे पेरेंट कंपोनेंट में। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा प्रॉप्स डॉट एडिट रो हमारे यहाँ ट्रिगर हो रहा है पेरेंट कंपोनेंट में। पेरेंट कंपोनेंट में क्या किया, इस एडिटिंग मैंने ट्रू कर दिया कि मैं एडिट करने जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने सेट फॉर्म, सेट फॉर्म के अंदर क्या क्या, आईडी, कैटेगरी और एक्टिव, ये मैंने दिखाया था। और इससे ऑब्जेक्ट से मैंने सबकी वैल्यूज को डॉट करके निकाल लिया और इसको सेट फॉर्म कर दिया। तो जैसे ही पर्टिकुलर ये वाला फॉर्म मेरा सेट हुआ, वैसे ही अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने जाऊंगा तो ये पर्टिकुलर मुझे आईडी मिल जाएगी जिसको मैं एडिट करने जा रहा हूँ। और हमारे पास में वही डेटा जिसको मैं एडिट करने जा रहा हूँ वही फॉर्म का डेटा मिलेगा। तो ये वाली हमारी सर्विस चल जाएगी जो मैंने यहाँ सर्विस फाइल में लिख रखा है अपडेट के लिए। तो ये वाला डेटा मिल जाएगा और वो पर्टिकुलर आईडी मिल जाएगी जिस रो को मैं अपडेट करने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक्सियोस डॉट पुट से मैंने अपडेट कर दिया, तो डेटा हमारा यहाँ से अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद इस एडिटिंग को मैंने फॉल्स कर दिया।
इसीलिए वहां पे बटन चेंज हो जाता है। देखिए मैंने बटन कैसे चेंज कर रहा हूँ, यहाँ दिखाता हूँ आपको। एरर्स को तो बताइए, देखिए इज एडिटिंग अगर होगा तो मेरे पास एडिट वाली बटन होगी, ये देखिए मैंने लिखा है। और बूट स्ट्रैप का प्रॉपर यूज किया हूं मैं यहाँ पे पूरा। ठीक है। और इसके अलावा एल्स में मैंने ये देखिए ऐसे भी लिखते हैं, ये चीजें ध्यान रखिए, रिएक्ट में ऐसे चलता है, कंडीशनल ऑपरेटर ऐसे चलते हैं। क्वेश्चन मार्क देखिए लिखा है, उसके ब्रैकेट लगाने के बाद जो भी मुझे डेटा यहाँ प्रिंट करना था डेटा प्रिंट किया। फिर उसके बाद एल्स पार्ट मेरा ये है सबमिट वाला। तो अगर एडिट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है सबमिट वाला चलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे एडिट, आप समझ गए यहाँ से एडिट कैसे हुआ। एडिट यहाँ पे दिख गया आपको, ये एडिट हमारा हो गया पूरा। और हमारे पास में टोस्टर मैसेज यहाँ दिखा दिया मैंने अपडेट का। उसी तरह से जब हम सबमिट करते हैं तो सबमिट वाली सर्विस चलती है यहाँ से। सबमिट के लिए हमारे पास डेटा यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, वैलिडेशन बता ही दिया था आपको। नेक्स्ट हमने डिलीट का लगा दिया है एक सर्विस। तो जब हम डिलीट बटन प्रेस करते हैं वो भी हमारे पास में यहाँ से जाता है चाइल्ड कंपोनेंट में। ये देखिए डिलीट लिस्ट हैंडल, ये वाला फंक्शन जाएगा वहां पे। अब इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे हम, आईडी डाल दिए। अपडेट करते समय पूरा ऑब्जेक्ट था, यहाँ केवल आईडी की जरूरत है तो आईडी मैंने डाल दिया। यहाँ आईडी डाला, यहाँ से गेट किया, इस फंक्शन पे आ गए। ये फंक्शन जैसे ही क्लिक होगा ये कॉल हो जाएगा मेरा। उसके बाद आईडी मिल जाएगी। और एक रीलोड मैंने यहाँ फॉल्स करा दिया, जैसे ही मेरा स्टेटस डन हो जाएगा रीलोड होके, ये देखिए डॉट देन करके प्रॉमिस मैंने कॉल किया है। तो डिलीट जैसे ही कैटेगरी हमारी होगी वैसे ही मैंने प्रॉमिस के थ्रू इसका स्टेटस निकाल लिया है। ठीक है, एपीआई का स्टेटस। और मैं क्या किया, वो रीलोड को मैंने ट्रू करा दिया है। उसके बाद टोस्टी मैसेज दिखा दिया। ठीक है। तो इस तरह से होता है। इसके बारे में मैं बता दूंगा थोड़ा जेसन सर्वर के बारे में, कैसे कैसे कॉल होता है। मैं एक वीडियो बना दूंगा इसकी जल्दी ही, कि आपको ये पता चले कि एक्सियोस वगैरह जो चलता है सर्विस कैसे कॉल होती, गेट पुट पुट डिलीट कैसे काम करता है। बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये एक तरह का स्टेटस, जब भी एपीआई मेरी कॉल होती है उसके बाद मेरे पास में एक स्टेटस आता है 200 का सक्सेस का। तो सक्सेस का स्टेटस मैंने यहाँ चेक किया, चेक करने के बाद रीलोड को ट्रू कर दिया। ठीक है। और जैसे ही ये ट्रू होगा, तो देखिए जैसे ये ट्रू होगा यहाँ रीलोड आएगा डिपेंडेंसी में। इस डिपेंडेंसी में जैसे ही ट्रू मिलेगा फिर से मुझे गेट कैटेगरी यानी वो लिस्ट मुझे दिखा देगा। एवरी टाइम मैं रीलोड को ट्रू कर रहा हूँ जिससे मेरी लिस्ट अपडेटेड मिल जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि इससे मैंने कोड को काफी ऑप्टिमाइज तरीके से करके, कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं पे भी अपडेट करते समय। कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमारे पास पर्टिकुलर फॉर्म मिल रहा है, फॉर्म का आईडी मिल रही है, उस फॉर्म की आईडी को मैं अपडेट करा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं चीजों को यहाँ पे स्टेटस को चेंज कर दे रहा हूँ। बहुत आसान। और यूज इफेक्ट, यानी कि जैसे मैंने यहाँ एरर लिया, एरर हमारे पास अगर है, ठीक है, अगर मेरे पास एरर नहीं है तो उस केस में मैंने यहाँ पे लिया है। एल्स अगर यहाँ पे एरर नहीं है और एडिट हो रहा है तो मैंने लिया है। क्योंकि एरर के बेस पे, एरर मेरे पास है उसके बेस पे मैंने यहाँ यूज इफेक्ट करके फिर उसके बाद चीजों को मैंने एक ही फॉर्म में अपडेट करा रहा हूँ। मैं अलग अलग देखिए फाइल नहीं बनाना चाहता, तो मैं अलग अलग बना लेता। आप अगर कंफ्यूजन है तो आप अलग अलग बना के कर सकते हैं, उसमें यूज इफेक्ट का कोई रोल नहीं होगा, वो आप डायरेक्ट करा सकते हैं कॉल उसको। ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसको मैं शेयर कर दूंगा अपने इस वाले वीडियो में, इसका गिटहब का यूआरएल। और आप इससे इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं, जिससे npm इंस्टॉल करके करिएगा तो सारी डिपेंडेंसी आपकी आ जाएगी, पैकेज सारा आपके पास मिल जाएगा आपको। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसके अलावा कोई चीज जाननी हो, एक्सप्लेनेशन जान करना हो किसी ज्यादा एलिबरेटेड फॉर्म में, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं कर दूंगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।